हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम प्रिएम्बल देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट जो है प्रिएम्बल था, जो हमने अभी प्रिएम्बल पढ़ा, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अब प्रिएम्बल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंग है हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले प्रिएम्बल को इसे एक भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। ये याद रखिएगा, इसे परिचय पत्र कहा जाता है। और इसे जो परिचय पत्र जिन्होंने कहा है उनका नाम है, संविधान के जो विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञ नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन किया गया। तो यहाँ जब प्रिएम्बल में एक बार जो संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ, वो कब हुआ है? 1976 में हुआ है, और वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। ठीक है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। प्रस्तावना भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है और लोगों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देती है। प्रस्तावना को सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। सबसे पहले अमेरिकी संविधान में ये प्रोविजन था प्रस्तावना से रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें हमने कुछ वर्ड्स देखे हैं, जैसे प्रिएम्बल में जो हमने देखा था अभी, कुछ हमारे वर्ड्स थे ऐसे सॉवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इनका मतलब क्या होता है, हम थोड़ा इनके मीनिंग के बारे में देख लेते हैं। चलिए, सॉवरेनिटी, संप्रभुता। तो इस शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश को डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और यह अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त संप्रभुता संपन्न राष्ट्र है। भारत की विधायिका को संविधान द्वारा तय की गई कुछ सीमाओं के विषय में देश में कानून बनाने का अधिकार है। सॉवरेनिटी का मतलब ये बताया गया है कि सीधा सा कि हमारा देश फ्री है, वो ना तो कोई बाहर की शक्ति या कोई ऐसी शक्ति उस पर कंट्रोल नहीं करी, ना आंतरिक शक्ति कोई इसका पे कंट्रोल नहीं करती। ये पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी लॉ बनाया जाएगा तो संविधान के तहत जो गाइडलाइन, जो एक प्रोविजंस दिए हैं उसके तहत विधायिका बनाएगी। हमारी लेजिस्लेचर जो बनाएगी वो संविधान के द्वारा ही तय जो लिमिट्स दे रखी उसके द्वारा ही बनाई जाएगी। यहाँ पे आंतरिक शक्ति भी जो है, जो हमारी पॉलिटिकल या जो भी हमारे इंटरनल पार्टीज जो भी हैं, उनको कोई ऐसी पावर नहीं कि वो अपने अनुसार देश को चलाएंगे। देश को कौन चलाएगा? देश हमारा चलेगा संविधान के द्वारा जो बताए गए हैं प्रोविजन, गाइडलाइंस, उसके अकॉर्डिंग चलाया जाएगा। और ना ही कोई विदेशी राज्य या कोई बाहरी शक्ति हमको यहाँ पे हमारे ऊपर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे हम जो भी हमारी पॉलिसीज बनाते हैं वो सिर्फ भारत अपने देश को देखते हुए भारत खुद बनाता है, बाहरी लोगों के अनुसार पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। मतलब बनाने वाला भारत ही है, कोई दूसरा उस पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। तो यहाँ जो सरकार के रूप में हुआ, जैसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम क्या चुनाव के द्वारा हमारे प्रतिनिधि को चुनते हैं। यहाँ पर जो भी काम हो रहा है हम प्रतिनिधि के द्वारा, मतलब जनता अपने प्रतिनिधि को चुनेगी और उसके बाद काम किया जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना इस बात को पुष्टि करती है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है
जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च सत्ता लोगों के हाथ में है। यहाँ पे लोग ही काम कर रहे हैं। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल वे में भी, इकोनॉमिक में और सोशल रूप में लोकतंत्र का इसमें किया है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता से ही के द्वारा ये किया जा रहा है। यहाँ पे सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। हाँ, क्योंकि देखिए जो जिम्मेदार प्रतिनिधि, जो यहाँ पे कौन से प्रतिनिधि चुन रहा है, जनता चुन रही है। किन में से? हम में से ही जो है, भारत के ही लोगों में से किसी को प्रतिनिधि चुन रही है, तो ये प्रतिनिधि चुना। कौन चुन रहा है? हम वयस्क मताधिकार, वोट हम दे रहे हैं तो उसके माध्यम से चुन रहे। एक वोट का एक मूल्य है, ये माना गया। स्वतंत्र न्यायपालिका, अगर कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ भी होता है तो न्यायपालिका उसको देखती है। तो ये यहाँ इसकी विशेषता है लोकतंत्र की। वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में है। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं कि जो हम वोट देते हैं तो ये निष्पक्ष होकर दिया जाता है, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। सामाजिक चुनाव रहे, कानून की सर्वोच्चता, लॉ को यहाँ पे सर्वोच्च माना जाता है, उसे उसके अकॉर्डिंग ही सारे काम होंगे। और अगर कुछ नहीं होता है तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखी जाती है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू इसमें काम कर सकती है। भेदभाव का अभाव किया जाता है। तो ये इसके लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द का आशय यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। देखिए जो हमारी जो सिस्टम होती है वो तीन तरीके की होती है। एक पूंजीवाद जो कैपिटलिस्ट होती है, जिसमें सारा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। एक होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट में होता है कि सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के हाथ में। और तीसरा जो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी जिसमें सरकार भी काम कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। तो हमारी जो ये लोकतांत्रिक जो है समाज, जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है, जहाँ पर मिश्रित में मैंने अभी बताया था कि मिश्रित में सरकार भी काम करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा। तो यहाँ हमने जो समाजवादी जो धारणा अपनाई है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था के अनुसार अपनाया है, जहाँ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सफर तय करते हैं। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। तो सीधा सा हमारा जो समाजवादी का उद्देश्य होता है कि असमानता को समाप्त करना है, हर जगह इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, इस वाली अप्रोच को अपनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब धर्मनिरपेक्ष, अब आपने देखा हो कि हमारे देश में कोई एक स्पेशल, हमारे देश का कोई एक स्पेशल धर्म नहीं है यहाँ पे, क्योंकि विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। तो सभी को अपने धर्मों को अपने अनुसार मानने, उनके प्रचार करने की, सब उसकी सुरक्षा करने की, उसकी सेफ्टी, उसका समर्थन करने की उनको स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ स्पेसिफिक, क्योंकि जो गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर एक हमारे किसी एक धर्म पर फोकस नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही बताया गया है कि सभी धर्मों को राज्यों में समानता दी गई है, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है, और हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी का सम्मान, सभी धर्मों का सम्मान समान तरीके से करता है। और इसके लिए हमें पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट्स दिया है उसमें उसके 25 से 28 तक में इसके बारे में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, जो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। नेक्स्ट है गणराज्य।
गणराज्य में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। देखिए है ना, हमारे देश में जो भी जो शासन कर रहा है वो कोई एक राजा महाराजा की परंपरा से नहीं आ रहा है कि ये राजा है तो हर यही चलते आएंगे यही चलते आएंगे, नहीं। हमारे यहाँ चुनाव की प्रोसेस होती है, हर बार उसमें प्रतिनिधि हर 5 साल के बाद चुनाव होगा और उसमें प्रतिनिधि चेंज होंगे, जो भी होंगे उस खड़े होंगे चुनाव में, उसमें हम अपने हिसाब से वोट देकर उन्हें चुनेंगे। यहाँ पे कोई एक फिक्स नहीं है कि ये उनके वंशज प्रणाली नहीं चल रही है हमारे यहाँ। तो यहाँ हम ही जनता ही जनता की ऊपर मतलब शासन करने के लिए, देश का शासन करने के लिए जनता ही चुनती है और जनता ही उसे हटा भी सकती है। तो इसमें दो गणतंत्र के अंतर्गत दो बातें जो बताई गई, पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। तो यहाँ कोई पर्टिकुलर राजा नहीं है, लोग यहाँ पे चुन रहे हैं चुनाव के माध्यम से। दूसरी है कि किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ग को ये नहीं दिया कि यही वर्ग के लोग यहाँ पर चुनाव में खड़े होंगे, ऐसा कोई वर्ग नहीं हमने दिया। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो गवर्नमेंट, आप देखेंगे जो गवर्नमेंट पोस्ट जो निकलेगी, जो भी एरिया होगा वर्क ऑफ एरिया, वहाँ पे आपको मिलेगा कि कोई वहाँ पे विशेषाधिकार नहीं दिया गया है, कोई भेदभाव नहीं किया गया, सभी लोगों को समान अवसर दिए गए। आप सब अपनी अपनी अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करके उसको ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम प्रेमबल के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो जो हमने अभी जो वर्ड समझे ये इसके फीचर्स में भी शामिल है। तो पहला तो सॉवेरियन, सार्वभौमिक। भारत एक सार्वभौमिक राज्य जिसका अर्थ है यह स्वतंत्र है और किसी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। देश के पास अपने स्वयं के कानून और निर्णय लेने का अधिकार है। सेकंड है समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी शब्द का अर्थ है सरकार आय और संपत्ति में असमानता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो कमिटमेंट क्या कर रहे हैं कि असमानता को कम करेंगे। इसका उद्देश्य अपने सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। थर्ड है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जिसका अर्थ है कि कोई राज्य धर्म नहीं है। सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है और सभी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करती है। फोर्थ है लोकतांत्रिक। भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली का पालन करता है जहां लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करने की शक्ति रखते हैं। रिपब्लिक, गणराज्य। गणराज्य में राज्य का प्रमुख चुना जाता है और वह वंशानुगत सम्राट नहीं होता। भारत में एक राष्ट्रपति होता है जिसे एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ठीक है, गणराज्य में यही है कि हमारा कोई सम्राट जो हमारा जो मतलब कोई राजा है के वंश नहीं चला आ रहा है, जो प्रमुख है वो कोई राजवंश से नहीं बिलोंग करता है, उसे हम चुनाव के द्वारा चुन के लाते हैं। नेक्स्ट है जस्टिस, न्याय। प्रस्तावना सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। इसका मतलब है कि समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति में सभी को निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाता है सभी के लिए। तो यहाँ पे ये जस्टिस है कि सभी को जस्टिस मिलेगा, इक्वल। ये तीनों जो चीज है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, इन हर जगह उन्हें जस्टिस मिलेगा, ये सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट है लिबर्टी, स्वतंत्रता। तो यह विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचने, व्यक्त करने, किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। तो ये सब हम अभी जब फंडामेंटल राइट पार्ट 3 जब पढ़ेंगे, उसमें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत ये शामिल है कि हमें किस किस टाइप की फंडामेंटल राइट्स, क्या क्या स्वतंत्रता हमें दी गई है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। इक्वलिटी, समानता। प्रस्तावना स्थिति और अवसर की समानता पर जोर देती है। इसका मतलब है कि सभी नागरिकों के पास बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार और अवसर हैं। 9th है फर्टर्निटी, बंधुत्व। यह बंधुत्व को बढ़ावा देता है जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की पुष्टि करता है। यह सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। ये सब हमने जो देखा है ये हमारे प्रेम्बल के फीचर्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स मान लीजिए इसे। चलिए अब हम इससे रिलेटेड जो प्रेम्बल से रिलेटेड जो केस लॉज है थोड़ा वो उन्हें देख लेते हैं। इन री बेरूबरी यूनियन केस जो था उसमें यह सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस केस में
सीधा सा बोल दिया गया है कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया है। ठीक है, तो इस फैसले में क्या, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का मूल हिस्सा नहीं माना जाता गया, मतलब कानून के प्रावधानों के रूप में इसको लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यह, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, तो इसे हम जो एक लॉ के प्रावधान के रूप में नहीं लागू कर सकते, ये इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। इस केस में ये बात बोली गई थी। फिर नेक्स्ट है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। यहाँ पे संविधान का हिस्सा बता दिया गया है प्रस्तावना को। अदालत ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और संविधान को प्रस्तावना के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। तो हम जब संविधान को देखेंगे ना, तो जब भी संविधान के कोई प्रोविजन में कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ अगर हमें दिक्कत हो रही, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि ये सही है या नहीं है, तो वहाँ हम जब भी देखेंगे संविधान को किस रेफरेंस में देखेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसके प्रियम्बल पे देखेंगे कि प्रियम्बल का क्या उद्देश्य था, उस पर उसके अकॉर्डिंग हम संविधान के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी प्रस्तावना में हमारे प्रियम्बल में दिया है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता और इस सब की जो हमको दी गई है अपॉर्चुनिटी और ये सब की, तो ये क्या है, यही इसी उद्देश्य के लिए, इसी उद्देश्य को पाने के लिए ही तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो उस हिसाब से बोला गया है कि संविधान की प्रस्तावना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और इसको प्रस्तावना के प्रकाश में मतलब संविधान को जब भी हम पढ़ेंगे तो प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए पढ़ना चाहिए, और इसकी व्याख्या भी जब भी की जाएगी, जब भी कोई प्रोविजन में कंफ्यूजन आता है तो वहां पर हम उसकी व्याख्या भी प्रस्तावना के अकॉर्डिंग करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बिना संविधान की मूल संरचना को बदलने। तो यहाँ पे ये बोला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो ला सकते हैं, लेकिन इसके जो मूल संरचना, जो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको आप नहीं अल्टर कर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आपका अल्टर नहीं होना चाहिए। बाकी आप अगर प्रियम्बल वैसा ही होना चाहिए, चेंजेस ला सकते हो, अमेंडमेंट ला सकते हो, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रेम्बल है ये एक तरीके से मार्गदर्शक, एक गाइडलाइन की तरह, मतलब एक काम करता है हमारा प्रस्तावना संविधान की व्याख्या करने के लिए, और ये राष्ट्र के मौलिक मूल्यों और सिद्धांतों को उजागर करता है। चलिए नेक्स्ट है सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का सार और तत्व है। सम एंड सब्सटेंस इसे बताया है। तो इस मामले में कोर्ट ने क्या पुष्टि करी है कि ये मूलभूत विशेषताओं तत्वों का सारांश प्रस्तुत करती है, और जब भी हम संविधान की व्याख्या करते हैं तो वहां पर इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एसआर बोम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में व्यक्त दृष्टिकोण को दोहराया। यहाँ पर वही केशवानंद भारती केस के जो प्रिंसिपल्स, जो चीज थी वो इसमें यहाँ पे भी लाई गई, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखिएगा। एसआर बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये कहा गया है। यहाँ पे भी यही है कि संविधान की व्याख्या और उसकी मूल संरचना की रक्षा करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट केस है के रेस्कासन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य सुरक्षित हो सके। तो इस केस में क्या बोला गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का लक्ष्य सुनिश्चित हो सके, इस हिसाब से इसकी व्याख्या की जानी चाहिए। प्रस्तावना का पूरा सीधा सा हर केस में आपको ये देखने को मैक्सिमम मिलेगा कि प्रस्तावना का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन की व्याख्या करने में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को समझने के लिए उसको देखा जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसका व्याख्या या उसको समझा जाना चाहिए। तो जब व्याख्या की जा रही है तो ये देखो कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसके मतलब संविधान का उद्देश्य फुलफिल हो रहा है। उसमें जो विशेष रूप से जो उद्देश्य में बोला है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय
जो हमें मिलना चाहिए वो उस अकॉर्डिंग इस संविधान के प्रोविजन की व्याख्या की जा रही है कि नहीं, ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट है नंदिनी सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना में दिए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के वादे को भुलाया या उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसके पहले वाले केस में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो व्याख्या की जा रही है के राइस्कनन स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कि ये इसके लक्ष्य को सुनिश्चित करें, और सेम बात तो यही है, बस शब्द ये बोले गए हैं कि उसको भुलाया या उपेक्षित नहीं किया जा सकता, उसको कैन नॉट बी फॉरगेटन और निग्लेक्ट, हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें इसकी संविधान की व्याख्या में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इसमें सीधे सी ये बात बोली गई है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।